जी दीदी। बिल्कुल। ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर मोहित कुमार जी का। आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपका विशेष सेशन है। जी धन्यवाद। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आ, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इतनी सुबह, अपनी सेहत को लेकर इतने जागरूक हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि आज बैक पेन, कमर दर्द एक्चुअली है क्या। देखिए, कमर दर्द एक बहुत आम बात है, ठीक है, और बहुत हमारे इसे ये समझ के चलिए कि 85% भारतीयों में कमर दर्द कभी ना कभी अपनी जिंदगी में होता ही होता है। और हमारी कोई भी एक्टिविटी घर की हो, कोई भी हम लोग काम कर रहे हो, चाहे हम हाउस वाइफ हो, चाहे हम लोग ऑफिस जाते हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, कभी ना कभी हमारी वर्किंग एज में हमें कमर दर्द होता ही होता है। और हमें ये भी मान के चलना है कि कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जिसका लॉन्ग रन में ना तो कोई सर्जरी, ना कोई कायरोप्रैक्टिक केयर कोई यूजफुल है, ना कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें दे पाता। कमर दर्द का सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो या तो हमारी एक्सरसाइजेज हैं, और जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट की फैक्टर है वो उसका प्रिवेंशन है। हम किस तरीके से उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के थ्रू हो, चाहे वो अपने पोस्चर करेक्शन के थ्रू हो। शेप और साइज का इसमें कोई फैक्टर नहीं है। हर प्रजाति में, हर तरीके के लोगों में, किसी में भी कमर दर्द हो सकता है, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे लंबा हो, हर तरीके के लोगों में कमर दर्द पाया जाता है, कोई स्पेसिफिक फैक्टर नहीं। अगर हम कॉमन कमर दर्द फैक्टर्स की बात करें तो जनरली देखिए, जॉइंट स्टिफनेस है, एक्यूट स्ट्रेन स्प्रेन होते हैं, मसल स्पाज्म हो जाता है सर्दियों में, डिस्क बल्ज जो बहुत कॉमनली है, डिस्क हर्निएशन या पीआईवीडी, स्लिप डिस्क जिसे हम कहते हैं, फिर डिस्क डिजेनरेटिव डिसीज है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस है। ये सब कमर दर्द के बहुत कॉमन कारण हैं। अगर हम अनाटमी की तरफ चले, थोड़ा सा जाने कि भाई कमर दर्द है, तो ये जो हमारी कमर है ये बेसिकली आपकी मसल्स, मांसपेशी, आपकी नर्व्स, जॉइंट्स, डिस्क, लिगामेंट्स, इन सब से मिलके बना है। और इनमें से किसी में भी अगर कोई परेशानी आएगी वो आपको कमर दर्द करेगी। ये हमारा स्पाइनल कॉलम है। अब हमारा स्पाइनल कॉलम जो है बेसिकली 5 अलग अलग तरीके के स्पाइनल वर्टिब्रा से मिलके बना है। 33 टोटल स्पाइनल वर्टिब्रास है। सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सैक्रम है, कॉक्सिक्स है। अब इसमें ध्यान दें कि सर्वाइकल हमारे ऊपर के 7 वर्टिब्रा जो है ये सर्वाइकल है। अगर इनमें कहीं कोई, इनकी मांसपेशियों में, इनके लिगामेंट्स में कहीं भी कोई परेशानी आती है तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का इशू रहता है। और अगर लंबर से लेके नीचे तक हमारे कॉक्सिक्स तक कहीं कोई परेशानी आती है तो हमें लोअर बैक का इशू रहता है। अब ये हमने एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें डिस्क इश्यूज दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर वाली है नॉर्मल डिस्क। तो डिस्क है बेसिकली ये एक वाटर कंटेंट है, इसमें अंदर जेल होता है और बाहर स्टिक सरफेस है। इसका अंदर का जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो धीरे धीरे डिजनरेट होता है, और डिजनरेट होके बाहर की सरफेस के बाहर आता है। आप ये देखेंगे, पहले वो हल्का डिजनरेट होगा, फिर धीरे धीरे डिस्क हल्की हल्की बल्ज होगी। और इसकी एक्सट्रीम कंडीशन तब है जब वो डिस्क बल्ज होने के बाद हर्निएट होकर बाहर आ जाए और आपकी नसों को दबाना शुरू करे। सबसे नीचे देख सकते हैं हम, डिस्क डीजनरेशन भी दिखा रखा है, और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं कि बेसिकली हमारी स्पाइन की जो वर्टिब्रास हैं उनकी एजेस जो हैं उन पे हल्के हल्के बोन के ऑस्टियोफाइट्स बनने शुरू हो जाते हैं। एजेस जो हैं वो सारी रफ हो जाती हैं, और उनकी वजह से हमारी नर्व कंप्रेशन होना शुरू हो जाता है, हमारी मांसपेशियों पे, हमारे लिगामेंट्स पे दबाव बनना शुरू हो जाता है। अब बहुत कॉमनली लोग जानते हैं शाटिका। अब शाटिका है क्या? आप हर दूसरे आदमी से सुनेंगे कि मुझे शाटिका है। शाटिका बेसिकली एक नस का दबना है, जो अभी हम बात कर रहे थे हर्निएटेड डिस्क या डिस्क बल्ज। उसी तरीके से अगर हमारी शाटिक नर्व दब जाए तो हमें शाटिका होता है। अब हमारी शाटिक नर्व जो होती है वो हमारे L4 से लेके और S2 तक के जितने भी वर्टिब्रास हैं उनके नीचे से निकलने वाली नसों को मिला के गुच्छा जो बनता है उसे शाटिक नर्व कहते हैं। तो ये बैक पेन शुरू होगा और फिर वहां से इस नर्व के थ्रू रेडिएट करेगा आपके पूरे पैर तक।
अब इसमें क्या क्या फीचर्स आपको महसूस हो सकते हैं? आपको बैक पेन भी हो सकता है, आपको पैर में झंझनाहट भी हो सकती है, सुनपन भी आ सकता है, कई बार पैर में लोगों को चींटी चलती हुई सी महसूस होती है। शार्टिक नर्व सबसे बड़ी नर्व है, और बहुत लंबे पीरियड तक बैठे रहने की वजह से, गलत पोस्चर की वजह से, गलत सामान उठाने की टेक्निक की वजह से, इन सब की वजह से sciatica होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग अवॉइड करें। हर 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद थोड़ा सा उठें, चलें, थोड़ा सा मूव करें, स्ट्रेच करें, फिर आके बैठें। ठीक है, थोड़ा सा वॉक करते रहें, स्ट्रेचेस रेगुलर करें, और अगर आपका पेन अलाउ करता है तो एक बार डॉक्टर को भी दिखाएं, और डॉक्टर जैसा सजेस्ट करे कि आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है और क्या क्या मेडिकेशन और वो करना है, उस हिसाब से फिर प्लान करें। अब ये एक बैक साइकिल देखिए आप, बैक इंजरी साइकिल। जब भी आपको कमर दर्द होगा तो क्या होगा कि आप उस कमर दर्द की वजह से अपने आप को मूव करने से रोकेंगे। जब वो दर्द करना शुरू कर देगा तो इट हर्ट्स टू मूव, तो आप अपना मूव करना कम कर देंगे, यू स्टार्ट स्टॉप मूविंग। धीमे धीमे वो, जब आप मूव करना कम करेंगे तो वो स्टिफनेस की तरफ बढ़ेगा, और जब स्टिफनेस होगी तो धीरे धीरे आपकी जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाए, और जितना आपके मसल्स और लिगामेंट्स दोबारा वीक होते हैं उतना आपका ये बैक प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, चाहे वो डिस्क का इशू हो, चाहे सिंपल मसल स्पाज्म हो, वो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। तो इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि कमर दर्द है तो पूरा बेड रिडन हो जाए। कमर दर्द है, अपनी एक्टिविटी थोड़ा कम कर दें, बट चलते रहें। अब हम थोड़ा सा लीडिंग कॉज अगर देखें, इसमें अगर आप देखें तो हमारा जो सबसे लीडिंग कॉज है वो हमारा पुअर पोस्चर है। जो हमारा पुअर पोस्चर है, हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किचन में कैसे काम कर रहे हैं, ऑफिस में कैसे काम कर रहे हैं। फिर स्ट्रेसफुल लाइफ भी एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है, वर्क हैबिट्स हमारा बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है, और जो फिजिकल नहीं करते हैं तो होगा क्या, एटलास्ट हमारी जो स्पाइन की मसल्स है वो वीक होती जाएंगी, और जो हमारी डेली रूटीन के स्ट्रेसेस हैं उन्हें हम बियर नहीं कर पाएंगे, और हमें इस तरीके की कमर के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। एक्सीडेंट भी एक मेजर कॉज है। वो तो थे जो कॉजेज जो हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं, जो हम सही कर सकते हैं, जिन पे हम काम कर सकते हैं। एक्सीडेंट एक ऐसे कॉज है जिन पे हम काम नहीं कर सकते। अगर आप चलते हुए अचानक गिर जाए तो आपको स्पाइन में स्ट्रेन आ सकता है, जो बाद में आपको स्लिप डिस्क का इशू कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है स्लिप डिस्क का या कमर दर्द का और sciatica का। अब बात आती है कि हमें ध्यान कैसे रखना है, क्या ध्यान रखना है। तो प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स का हमें ध्यान रखना है कि भाई मैं काम करते समय अपने कमर के जो नॉर्मल कर्व होते हैं उन्हें मैं मेंटेन करके रखूं। जो हमारे नॉर्मल कर्व हैं, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में दिखाया था, जो हमारे कर्व्स हैं उनको हमें मेंटेन करके रखना है, चाहे वो सर्वाइकल कर्व हो, चाहे थोरेसिक हो, चाहे लंबर हो, उनको हमें मेंटेन करके रखना। अब आप देखिएगा कि हमारे सर्वाइकल कर्व और लंबर कर्व जो है वो हमारा थोरेसिक कर्व से और सैक्रल कर्व से उल्टा है। हमें इन चारों कर्व्स को मेंटेन करते हुए सारी एक्टिविटीज करनी है। मुझे बाल्टी उठानी है तो मुझे इनको कर्व को मेंटेन करना है, मुझे घर की साफ सफाई झाड़ू पोंछा करना है तो इन कर्व्स को मेंटेन करना है। अगर मैं इन कर्व्स को मेंटेन करता हूँ, अपनी बॉडी मैकेनिक्स को मेंटेन करता हूँ, तो मैं इस कमर दर्द की प्रॉब्लम से बच सकता हूँ। मेरी प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक होनी चाहिए। जनरली आपने लोगों से सुना होगा कि भाई झुक के मत उठाओ, तो तरीका वही है, बट अगर झुक के नहीं उठाए तो उठाएं कैसे? तो थोड़ा सा झुक के मत उठाइए, थोड़ा सा नीचे बैठिए, नीज के बल बेंड करिए, अपने आर्चेस को नॉर्मल मेंटेन करिए और फिर उठाइए। अब अगर लोग पूछ सकते हैं कि भाई मुझे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डॉक्टर ने मना करा है नीचे नहीं, घुटनों के बल नहीं उठना है, तो आप, ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल बैठना है, हल्का सा बैंड करिए, हल्का सा अपनी स्पाइन के कर्व को मेंटेन करिए और फिर आप लिफ्ट कर सकते हैं। जो सामान लिफ्ट कर रहे हैं उसे अपने पास रखिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अपने पोस्चर्स को, जो पोस्चर्स हैं उनको सेफली मेंटेन करिए, फिजिकली फिट रहिए, अपनी एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल अच्छा रखिए, स्ट्रेच एक्सरसाइजेस अच्छी रखिए, योगा करिए, स्ट्रेचिंग करिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए, और स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। ये मैं आपको थोड़ा लेट बाद में बताता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या फैक्टर है यहाँ पे। और अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करिए, आपकी डाइट में प्रोटीन डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्प्राउट्स लीजिए, सोयाबीन लीजिए, पनीर लीजिए, ठीक है, मखाने हैं। अब ये बॉडी मैकेनिक्स, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू लिफ्ट। ये बात ये नहीं है कि आप कितना लिफ्ट कर रहे हैं, बट आप किस तरीके से कर रहे हैं उस चीज पर डिपेंड करता है। तो सबसे बढ़िया रूल जो होता है वो होता है पुश वर्सेस पुल।
ठीक है। आप हाइट पे रखें। अगर भारी सामान है तो वो ऑप्टिमल हाइट पे होना चाहिए। नीचे से अगर मैं भारी सामान उठा के ट्विस्ट करता हूँ तो मुझे स्लिप डिस्क की या कमर दर्द की चांसेस ज्यादा रहते हैं। एब्डोमिनल ब्रेसिंग का यूज करिए। सबसे अच्छा रहता है कि मैं अपनी कोर की मसल्स को अपना एक्टिवली स्टिमुलेट कर सकूं। अगर नहीं कर सकता हूं तो अगर मुझे कमर में दर्द रहता है तो मैं बेल्ट यूज करके फिर ये काम करूं। ठीक है। अपने फीट से मूव करिए, कमर से ना मूव करिए। जब आप कोई सामान उठा रहे हैं नीचे से भारी सामान और उसे उठाने के बाद कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो आपको मूवमेंट करना है वो अपने पैरों पे करना है, ना कि कमर पे। उठा के एक ही जगह खड़े होकर आप ट्विस्ट कर जाएंगे तो आपको कमर में दर्द, स्ट्रेन होने की चांसेस ज्यादा रहेगा। और टीम वर्क होना चाहिए, अकेले करने की कोशिश ना करें। अगर भारी सामान है उठाने के लिए तो 2 लोगों का इस्तेमाल जरूर करें। अवॉइड लिफ्टिंग एंड बेंडिंग व्हेन एबल। ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं इसमें, जो भी आपका हैवी सामान है उसे ऑप्टिमल हाइट पे रखिए। ठीक है, नीचे ना हो। नीचे से अगर आपको उठाना है तो 2 लोगों की सहायता लें। चीज को, अपनी भारी सामान है उसे पास रखें। ठीक है। बेस्ट जोन जो आपका लिफ्टिंग का होना चाहिए वो आपके शोल्डर और आपके वेस्ट के बीच में होता है। शोल्डर और वेस्ट के बीच में अगर कोई भी चीज रखी है तो वो आप बहुत इजीली और बहुत कम फोर्स अपनी स्पाइन पे लेते हुए उसे उठा सकते हैं। ठीक है। अपने वेस्ट लेवल पे भारी सामान रखिए। अगर लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उन्हें ऊपर रख सकते हैं। प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक क्या है ये ध्यान रखिए। आपका जो पैरों का बेस होना चाहिए वो थोड़ा खुला होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। आपके जो पैर हैं वो दोनों शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए, पास नहीं हो। आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट है। स्ट्रेट होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सीधी। स्ट्रेट होने का मतलब है जो हमारे न्यूट्रल कर्व्स हैं वो कर्व्स मेंटेन रहे, वो कर्व्स डिस्टर्ब ना हो। कंधे और सिर आपका बिल्कुल सीधे रहें। आपको जो मूवमेंट करना है वो आपको अपने हिप और नी पे करना है, अपनी कमर पे नहीं करना है। जो भी सामान हमें उठाना है वो हमारी बॉडी के पास रहे। अभी मैंने आपको बताया था, आप अपनी एब्डोमिनल मसल्स को, स्टोमक मसल्स को टाइट रखिए। जितना वो स्ट्रांग रहेंगी, टाइट रहेंगी, उतना आप इजीली उठा पाएंगे। अपने लेग, हिप और बटक मसल्स का इस्तेमाल करें बजाय कमर का। और ब्रीथ आउट करते हुए लिफ्ट करें, ब्रीथ इन करते हुए। बैक सेफ्टी इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिगर थिंग। अब ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो हम घर पे करते हैं। आप इसमें देखिए कि हम क्या क्या करते हैं और हमें किस तरीके से ध्यान रखना है। मैं घर पे ग्रोसरी का काम कर रहा हूँ, अपना अपने किचन में सामान लगा रहा हूँ, डिशेज साफ कर रहा हूँ, मुझे झाड़ू पोंछा करना है, डॉग को घुमाने ले जाना है, घर की सफाई करनी है। उन चीज़ों में मुझे क्या ध्यान रखना है। गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे कैसे ध्यान रखना है। गाड़ी, अब जैसे हम गाड़ी अगर मैं चलाता हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरी जो सीट हो वो ऑप्टिमल हाइट पे हो, मेरे बटक्स पे और मेरी नीज पे कंप्रेशन ना आ रहा हो, मेरी स्पाइन के पीछे एक कुशन होना चाहिए जिससे कि मेरी स्पाइन जो वो अपने न्यूट्रल कर्व को मेंटेन कर सके। ठीक है। बैक को अपना थोड़ा सा स्ट्रेट रखिए। अपर बैक और अपर बैक पे और नेक पे अगर स्ट्रेन आता है तो आप समझ लीजिए कि वो आपके ट्रेपेजियस मसल्स को अफेक्ट कर रहा है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए कि सीट थोड़ी सी ऊपर हो ताकि मेरी शोल्डर्स रेज ना रहे। ठीक है। आई ग्लेयर ठीक रखिए। अपनी नेक को नॉर्मल रखिए। नेक और बैक बहुत ज्यादा आगे की तरफ आपकी प्रोट्रूड बाहर निकलती हुई ना हो। अब ये हम जब सो रहे हैं तो हमें क्या करना है वो ध्यान रखें। सोते समय एक तो नेक पोस्चर का ध्यान रखना है। 2 तकिए नहीं लगाने हैं, एक सिंगल तकिया लगाइए। वो भी वो तकिया, आप आजकल लोगों से सुनते हैं कि मैं सर्वाइकल पिलो यूज कर रहा हूँ कुछ। इसका कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है। वो तकिया जो मुझे आरामदायक हो, जिससे मेरी गर्दन को आराम मिल रहा है, मुझे वो यूज करना है। चाहे वो आपका सर्वाइकल पिलो हो, चाहे आपका नॉर्मल रेगुलर पिलो हो, चाहे आप बिनो पिलो को लगाते हो और एक टॉवल का रोल लगाते हो, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपको दोनों साइड पोस्चर चेंज करना है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, फ्रोजन शोल्डर होती है उसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि जिस साइड अफेक्टेड है फ्रोजन शोल्डर उस साइड ना करवट लें, अदरवाइज दोनों साइड करवट लीजिए। सीधा अगर आप सोते हैं तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है। उल्टा लेटना थोड़ा अवॉइड करिए। ठीक है। रिस्ट पोस्चर, नी पोस्चर, हिप पोस्चर का ध्यान रखें। अगर किसी को कमर दर्द है तो कोशिश ये करें कि अगर आप सीधा सो रहे हैं तो दोनों घुटनों के नीचे एक छोटा सा पतला सा तकिया लगा सकें ताकि आपके जो कमर के न्यूट्रल कर्व्स हैं वो मेंटेन हो जाए। और अगर आपको बैक में प्रॉब्लम रहती है और आप करवट लेके सो रहे हैं तो कोशिश ये करें कि दोनों घुटनों के बीच में एक तकिया लगाएं ताकि हमारा जो न्यूट्रल कर्व है वो मेंटेन हो जाए।
इंजरी प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। इंजरी प्रिवेंशन सिर्फ चोट लगना, गिर के चोट लगना एक बात अलग है, बट स्ट्रेंथ की कमी ना होना, स्टेबिलिटी मेंटेन ना होना, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन ना होना, मेरी एरोबिक स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो ज्यादा परेशानी। तो अगर मैं कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ तो मैं पहले, उससे पहले अपना एक अच्छा वार्म अप जरूर रखूँ, और जब मैं फिजिकल एक्टिविटी कर लूँ तो उसके बाद मैं अपना कूल डाउन जरूर रखूँ, अगर मैं एक्टिव स्पोर्ट्स में या एक्टिव उसमें। अगर मैं घर पे नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ या घर पे रहता हूँ या ऑफिस वर्क है मेरा, तो जो भी मैं एक्टिविटी करूंगा उसमें मेरी स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मेरी योगिक एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस और मेरी थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग होना जरूरी। एरोबिक एक्सरसाइज मस्ट है, 20 से 30 मिनट पर डे नेसेसरी। ठीक है, ये आपकी कार्डिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, आपकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, और आपकी स्पाइन की मसल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेस, इनसे क्या बेनिफिट और हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, एरोबिक कैपेसिटी आपकी बढ़ती रहेगी, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स कम रहेगी। स्टार्ट मेकिंग फिजिकल एक्टिविटी अ पार्ट ऑफ योर डे। टोटल 1440 मिनट हमारे पास एक दिन में होते हैं, हम 30 मिनट अपने लिए नहीं निकाल पाते। वो 30 मिनट निकाल लें तो शायद हम कमर दर्द को प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको सबसे पहले स्लाइड में बताया था कि जैसे हमें ये पता है, रिसर्चेस ये बताती हैं कि सर्जरी और कैरोप्रैक्टिक केयर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अगर मैं अपनी एक्सरसाइजेज, अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेज, अपनी स्ट्रेंथनिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता हूँ तो मैं इन चीजों से बच सकता हूँ। आप अपनी एब्डोमिनल मसल्स की, ट्रंक में आपकी एब्डोमिनल मसल्स, पेट की मसल्स और बैक की मसल्स दोनों आती हैं, उन पे काम करें, उनकी स्ट्रेंथनिंग करें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी करें। लेग्स पे आप अपने हिप मसल्स, जिन्हें हम ग्लूट्स कहते हैं, फ्लेक्सर्स, हिप फ्लेक्सर्स जिन्हें हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, आपकी थाई की आगे की मसल जिसे हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, इनको स्ट्रेंथन करें। जितनी ये स्ट्रांग होंगी उतना मैं इंजरी की पार्ट से बचा रहूंगा, उतनी मेरी कमर दर्द की चांसेस कम रहेंगे। स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस करें, क्रंचेस कर सकते हैं, प्रेस अप्स, ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं। मैं स्विच बॉल का यूज कर सकता हूँ, मैं देख रहा था मैम योगा करा रही थी, उन्होंने पीछे स्विच बॉल रखी हुई थी, स्विच बॉल से एक्सरसाइजेस कराई जा सकती है, ट्रंक रोटेशन कराया जा सकता है। अपने योगा के जितने आसन हैं, चाहे वो भुजंग आसन हो, मरकट आसन हो, शलवासन हो, वो सब हम यूज कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था स्ट्रेस, एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है आजकल कमर दर्द का। आजकल एक नई बीमारी जो जनरली लोगों में दिख रही है, यंग जनरेशन में, पॉपुलेशन में, वो है फाइब्रोमाइल्जिया। अब फाइब्रोमाइल्जिया क्या है? फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई कारण नहीं मिलता है। आपको कमर दर्द है, आपको गर्दन दर्द है, आपको अपर बैक में पेन हो रहा है, बट हम कोई कारण रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी मसल्स भी ठीक लग रही हैं, मेरे को कोई इंजरी नहीं हुई है, कोई कारण नहीं है, बट फिर भी मुझे पेन आ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मुझे कहीं ना कहीं कमर में दर्द महसूस होगा, मुझे मसल्स जो है मेरी वो टाइट हो जाएंगी, उनमें ट्रिगर पॉइंट्स बन जाएंगे, मुझे कमर दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर मेरी किसी वजह से मुझे स्ट्रेस बढ़ जाता है, बच्चों की वजह से, घर के अपने तनाव की वजह से, ऑफिस के तनाव की वजह से, कोई भी मुझे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, कोई भी कारण है, तो उसका रिफ्लेक्सिव एक्शन जो है वो मेरी कमर की और गर्दन की मसल्स पे आएगा। वो टाइट होती जाएंगी, वो स्टिफ होती जाएंगी, मेरा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता जाएगा, मेरी मसल्स और टाइट होती जाएंगी, फिर वो विशियस सर्कल बन जाएगा, मैं अपने आप को मूव करना कम कर दूंगा, मेरी मसल्स और स्टिफ होती जाएंगी, और ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, और ज्यादा मेरी वीकनेस बढ़ती जाएगी। जो फाइब्रोमाइल्जिक सिम्टम्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए सबसे जरूरी पार्ट है कि मैं एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम रखूं, और साथ में एक्सरसाइज प्रोग्राम के साथ साथ मैं जो भी स्ट्रेस रिलीफ के मेजर्स ले सकता हूं, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो मैं किसी बुक रीडिंग हो कि मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ उससे करता हूँ, चाहे मैं फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ कि मैं गेम खेलता हूँ या कुछ और एक्टिविटी करता हूँ, किसी भी तरीके से मैं अपने उस स्ट्रेस को अगर मैं रिलीज आउट कर सकता हूँ तो मैं उस पेन से, फाइब्रोमाइल्जिक पेन से बच सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, उसके जो मसल फाइबर्स हैं, वो रिफ्लेक्सिवली आपके स्ट्रेस की वजह से टाइट हो जाते हैं, उनमें ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, जिससे हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। अब इश्यू आता है, क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे कमर दर्द हो जाए तो मैं क्या ट्रीटमेंट लूं, मेरा क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, मैं कैसे अपने कमर दर्द के लिए आगे बढ़ूं?
तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान के रखिए कि अगर मुझे कमर दर्द है तो क्या वो कमर दर्द मेरा इतना ज्यादा है कि क्या वो मेरी फिजिकल एक्टिविटीज रोक रहा है। अगर वो मेरी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रोक रहा है तो क्या उसकी वजह से मुझे और कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। क्या मुझे यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्या मुझे नीचे की मेरी जो मांसपेशियां हैं उनमें शिथिलपन आ रहा है, क्या मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल भी लेट ही नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझे इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो मुझे इमीडिएटली अपने सर्जन को दिखाना चाहिए। बट अगर मेरे पेन इस तरीके का नहीं है, वो पेन मुझे आराम करने से या फिजिकल एक्टिविटी करने से मुझे उसमें रिलीफ मिल जाता है, तो मुझे सबसे पहले कंसल्टेशन अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके देना चाहिए। अब फिजियोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी ये होती है कि वो आपकी मांसपेशियों को एग्जामिन करे, आपके कर्व को एग्जामिन करे कि क्या मेरे आपके जो कर्व हैं वो न्यूट्रल कर्व में मेंटेन्ड है या नहीं, क्या जो आपकी मसल्स है उनकी एम्पल स्ट्रेंथ है या नहीं, क्या आपका जो बायोमैकेनिक पोस्चर्स हैं वो करेक्ट है या नहीं, और फिर उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करें। फिजियोथेरेपी में अगर हम ट्रीटमेंट, अगर मुझे कमर दर्द है ट्रीटमेंट की बात करें तो व्यायाम एक सबसे अच्छा तरीका है। एक्सरसाइजेस, जो फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं जो आपको फिजियोथेरेपिस्ट हमें बताते हैं जनरली। उसके अलावा जो हमारे शारीरिक उपचार के तरीके हैं, फिजियोथेरेपी के तरीके हैं, चाहे वो हीट हो, चाहे अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो, चाहे वो इंटरफेरेंशियल थेरेपी, ये सब पेन रिलीफ करने में हेल्प करेंगे। और पेन रिलीफ करने का पर्पस ही यही है कि मैं अपनी एक्सरसाइज या योगा करने लायक स्थिति में आ जाऊं। अगर मैं इन सब मोडालिटी से, इन सब तरीकों से अपना एक्सरसाइज करने की स्थिति में आ गया और कोई फिजियोथेरेपिस्ट मुझे ये सलाह देता है कि हाँ जी आप कुछ दिन इन्हें यूज करें और फिर अपनी एक्सरसाइज करने की स्थिति में आए, फिर अपनी एक्सरसाइज सीख के उन्हें रेगुलर करें, तो हमें उस फिजियोथेरेपिस्ट की बात मान लेनी चाहिए कि मुझे पहले अपना ये इलाज करा के और फिर एक्सरसाइज करने की स्थिति में आके फिर जिंदगी भर वो एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है। अगर मेरा पेन दोबारा कभी बढ़ता है तो मैं जो भी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्हें कंसल्ट करूं, और अगर मुझे एक्सट्रीम कोई सिम्टम्स आते हैं तो मैं अपने सर्जन को कंसल्ट करूं। क्या आ गया इसमें बीच में, ये क्या आ गया इसमें? अब मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। जरूर सर, आप ये शेयरिंग भी हटा दीजिएगा। थैंक यू सर। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से बैक पेन के, तो इससे आप लोग क्रमवार पूछते रहें जिनको भी जो जो प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो एक मेरा भी है सर, मैं तब तक जब तक आप लोग बताएं। आ, आप कह रहे थे कि बैक पेन में, जब बैक पेन हो जाता है तो आपको अपनी एक्टिविटी करते रहना चाहिए, और कुछ हम्म। मैंने ये भी सुना कि यदि बैक पेन हो जाता है तो आप एकदम से थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो उसका फिर थोड़ा सा वो जल्दी से ठीक हो जाता है। नहीं सर, देखिए उसमें डिपेंड करता है। अगर आपको मसल पेन है, मसल स्पाज्म की वजह से पेन हो रहा है या सिर्फ ऐठन है, तो आप रेस्ट करिए, आप सही हो जाएंगे। बट बैक पेन में ये एडवाइजेबल नहीं है कि हम बिल्कुल अपनी एक्टिविटी रोकें और सिर्फ बेड पे रहें। कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो सिर्फ उसी केस में एडवाइजेबल होता है जहां पेशेंट बिल्कुल चलने लायक की स्थिति में ना हो। डॉक्टर साहब, इस पे क्या आप बता सकते हैं, जो सर्वाइकल होता है और हाथ में दर्द हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या कोहनी और कंधे के बीच में जो दर्द होता है कई लोगों को, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए हम क्या होता है कि जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन है उसमें 7 वर्टिब्रा है और हर एक के नीचे एक 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 डिस्क है। अब जैसे मैंने अभी बताया था, हमारी डिस्क बल्जिंग होनी शुरू हो जाती है। अब डिस्क बल्जिंग क्या होता है, जो हमारा डिस्क होता है वो एक कंटेंट होता है जिसमें चारों तरफ एनुलस पल्पोसा होता है और बीच में न्यूक्लियस होता है जो जेल लाइक मटेरियल होता है। जैसे जैसे उस पर स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना वो डिस्क जो है वो डिजनरेट होकर बाहर की तरफ पुश करेगा। अब जब वो पुश करेगा तो आपकी मसल्स और डिस्क के बीच में आपकी नर्व जो है, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही है वो दबने लगे। जब वो दबती हैं तो वो कौन से लेवल की नस दबी है उस हिसाब से वो दर्द जाता है। अगर वो C4 C5 के बीच की नस दबी है तो उस एरिया में आपको पेन फील होगा। अगर C5 C6 के बीच की नस दबी है तो उस एरिया में पेन फील होगा। तो जो गर्दन से हमारी नसें निकलती हैं वो हमारी हाथों को सप्लाई करती है, और जो हमारी कमर से नसें निकलती हैं वो हमारे पैरों को सप्लाई करती है। तो वो उनकी वजह से, अब ये जनरली कारण जो अगर देखें तो मेरा गलत पोस्चर है, मैं सिस्टम पे ज्यादा बैठ रहा हूँ, मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहा हूँ, नेक की एक्सरसाइजेस नहीं कर रहा हूँ,
छोटे बच्चों में अगर देखें तो बच्चों का बैग आजकल इतना भारी होता जा रहा है कि वो उसे कैरी कर रहे हैं तो उनका पोस्चर गलत हो रहा है। पढ़ रहे हैं तो बेड पे ही पढ़ रहे हैं। पिछले कोविड से मैं देख रहा हूँ कि जो लोग ऑफिस का आईटी का काम करते हैं वो पहले तो ऑफिस जाके करते थे, अब वो अपने पलंग पे ही सोफे पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो और बढ़ता जा रहा है ऊपर। Can I? मेरा मेरा एक हेलो प्रश्न। हेलो हेलो पता डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। एक चीज जरा क्लेरिफाई करेंगे, बिकॉज सी मैं इस स्टेज से गुजर रहा हूँ जो कि पिछले 1 महीने से मैंने फिजियोथेरापी भी लिया है, कमर दर्द की बात जो करें, दर्द सियाटिका, MRI वगैरह सब करा रखा है। और फिजियोथेरापी से आई फाउंड दैट इट डिड नॉट हेल्प, मतलब उतना जो चाहिए था, जितना एक्टिव मुझे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली मैं चला गया पंचकर्मा में। ठीक अब है। पंचकर्मा ठीक है, उनके वे ऑफ डूइंग ठीक है, वो मसाज है, बाकी ऑयल का जो थेरापी करते हैं, बट जो रिलीफ मिलना चाहिए टू कम बैक टू द सेम स्ट्रेंथ जो कि मेरे पास पहले था, वो नहीं हो रहा है। और अच्छा, आप मुझे एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही कि आपने बोला जब स्ट्रेस होता है तो ये कमर दर्द बढ़ता है। बिल्कुल नाउ स्ट्रेस तो इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, आई मीन उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल काम है, साइकोलॉजिकल थिंग। बिल्कुल बट ये बढ़ बिल्कुल ही रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। दैट्स द रीजन कल शाम को मुझे जो है एलोपैथी की एक दवा लेनी पड़ी जिससे कि थोड़ा रिलीफ मिले। और थैंक्स टू जोशी जी की कॉल आ गया और मैं इसको हिम्मत करके मैंने कहा यार इनफ इज इनफ। 4 बजे से मेरा अलार्म बज रहा था, लेकिन नहीं उठ करके बैठ जाता था और लेट जाता था, इसलिए कि मुझे नींद बहुत आ रही थी। और अभी मैं ज्वाइन किया आप जब शुरू किए तभी। आई वांट टू नो दैट स्ट्रेस वाली बात। बाकी तो मेरे जो एक्टिविटी है आई नो, काफी मैं करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, थोड़ी लिखी पढ़ाई भी कर लेता हूँ। और दो मेरे में कमियां, एक तो स्ट्रेस तो है, लॉट ऑफ इट इन माय लाइफ। दूसरा ये है कि जो सिटिंग पोस्चर की बात है, ये कुछ क्लासेस मेरी ऐसी होती रही हैं जिसमें मैं 4-4 घंटे, 4.5 घंटे या इवन 5 घंटे तक लगातार बैठा रहा हूं। और मेरे को लगता है वही है एक सिटिंग पोस्चर जो लीड किया है। व्हाट शुड आई डू नाउ? तो देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, दो चीजें आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो स्ट्रेस की अब आप बात करते हैं, तो स्ट्रेस का सबसे बढ़िया तरीका है सर, देखिए स्ट्रेस तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, सबको है। ठीक है, किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी का स्ट्रेस है, किसी को बच्चों का स्ट्रेस। अब अगर स्ट्रेस मेरा अनकंट्रोलेबल हो रहा है तो वो मुझे मैनिफेस्ट करेगा बैक पेन। बट अगर स्ट्रेस मेरा कंट्रोलेबल है, मैं किसी तरह, मैंने आपको वही कहा, मैं किसी तरह किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके, किताबें पढ़ के, कुछ लिख के, या कोई गेम खेल के अगर अपने स्ट्रेस को थोड़ा रिलीज आउट कर सकता हूँ तो मैं बैक पेन को थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता हूँ। बट इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट में अगर मैं बात करूं, जैसे आप मुझे बता रहे हो कि आप 3-3 4-4 घंटे बैठ रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप कोशिश करो, हर 1 घंटे बाद उठो, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए उठो। उठो, वॉक करिए, थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच करिए, पानी पीजिए, वापस आके बैठिए, ताड़ासन करिए, खड़े होकर, जहां खड़े हैं वहीं खड़े होकर ताड़ासन करिए, पानी पीजिए, वॉक करिए, फिर आके बैठ जाइए। कंटिन्यूसली 1 घंटे से ज्यादा अगर आप बैठते हैं तो आपकी जो स्पाइन की डिस्क है उन पे आपका कंप्रेशन, जो कंप्रेशन बढ़ेगा उतना कमर दर्द बढ़ेगा। तो वो पोस्चर पैटर्न तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा, किसी तरीके सेटिंग का ब्रेक लेना ही पड़ेगा। सर एक बीच में ये डॉक्टर पांडे जी, आप कुछ कह रहे थे, आपका माइक बंद हो गया। कुछ कह रहे थे सर आप? और कर्नल साहब? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, डॉक्टर ने अच्छी तरह समझाया है। सर एक जो सबसे बड़ी वो चीज होती है, देवेंद्र जी का हाथ खड़ा हो रहा है, मैं उससे पहले एक चीज पूछूं कि जब ये चीजें होती हैं तो क्या हम लोगों को वो अपना, जैसे बैक में पेन हो रहा है, तो क्या हमें योगाभ्यास छोड़ देना चाहिए उस बीच, या
उसको जैसे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इसमें भी आप हमें देखिए सर, सजेशन दीजिए। इसमें कभी किसी के हाथ में दर्द हो रहा है, आज मेरे बाई साइड में दर्द हो रहा है बहुत जबरदस्त, पता नहीं रात को हो सकता है कि लेटते वक्त कहीं हाथ दब गया या क्या हुआ। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि मैं इस हाथ को ऊपर उठाने में थोड़ा सा मुझे जोर लग रहा है। क्या मुझे ये उठाना चाहिए या मुझे एकदम से इसको रेस्ट हाँ, मोड में रख देना चाहिए? नहीं सर, देखिए पहली चीज तो ये है कि अगर आपको जिस तरीके से एक्टिविटी आप मुझे बता रहे हो सकता है कि रात को एक तरफ सो गए हो आप या दब गया हो, तो जिसकी वजह से दर्द हो रहा हो। अब अगर इस केस में मैंने आपको वही बताया था, एक साइकिल होती है, अगर इस केस में आप मूवमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो पैटर्न और खराब होता जाएगा। जैसे इस चीज को गौर करिए, मैं ऐसे बैठा हूं, मेरी गर्दन किसी वजह से ऐसे अटक गई। अब अगर मैं अपनी गर्दन को सीधा नहीं करूंगा तो वो मेरी गर्दन ऐसे ही अटकी रहेगी और मेरी ये मसल्स जो है और ज्यादा स्पाज्म में जाएंगी, वीक होती जाएगी। अब जब भी मैं इसे सीधा करूंगा तो मुझे पेन लगेगा। बट आइडल पोस्चर क्या, मुझे सीधा करना ही है, सिंग करूं और अपने पैटर्न को नॉर्मल लाने की कोशिश करूं जितना मुझे पेन परमिट करता है। अगर मुझे पेन परमिट नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे एक्सट्रीम पेन है, तो मैं उसे ठीक है तब रेस्ट दे सकता हूँ। बट अगर मैं कर सकता हूँ तो करूँ। अब इसमें ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि जी मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है मैं उसके लिए हो जाए तब मैं उसके अपोजिट मूवमेंट होगा। थैंक यू सर। मेरा एक प्रश्न था इसमें। जी जी। आवाज आ रही हाँ है? आवाज आ रही है? आवाज? जी आ रही है, आ रही है। हाँ, मेरा प्रश्न ये था डॉक्टर हाँ साहब, जी। मेरा ये 7 दिन से जो है, ये पोर्शन कोहनी का और कंधे के बीच में, इस जगह पे, ये मैं दिखा रहा हूँ, इस जगह पे लेटता हूँ तो इतना दर्द होता है। ऐसे नहीं है कि पूरी रात मेरे को बैठना पड़ता है। अब इसमें दर्द में क्या विशेषता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपने जितनी बातें बताई उसमें एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। ये जो खड़ा हो जाता हूँ या मैं वज्रासन में बैठ जाता हूँ, ये हाथ इस टाइप का हो जाता है तो दर्द ठीक हो जाता है, जैसे कि जादू से, अपन जादुई छड़ी से मान लो किसी ने जाल दी हो तो वो ठीक हो गया। तो ये क्या चक्कर है कि लेटता हूं तो दर्द इतना होता है? ऐसा नहीं है। इस हाथ को ऐसे 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 ऐसे, मतलब उसको पूरी 90 डिग्री में पूरी मैं घुमाता हूँ और उसमें किसी एक विशेष जगह पे हाथ आ जाता है तो दर्द अपने आप ठीक हो जाता है। और खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा होकर दिन भर चलता रहूं तो दर्द ठीक है, और लेटा तो दर्द हो रहा है। अब इसको मैंने यहाँ पे न्यूरो सर्जन को दिखाया ग्वालियर में, तो उन्होंने एक्सरसाइज के लिए मेरे को मना कर दिया। बोले कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, जबकि मेरे को हाथ उठा के और घुमाने में कोई तकलीफ नहीं है, इस आसन में कोई तकलीफ नहीं है, इस टाइप के में इस, लेकिन बस लेटा और इतना असहनीय दर्द कि पूरी रात हो जाती है, सो नहीं पाता। अब उन्होंने ट्रीटमेंट दिया 7 दिन का, एक्सरसाइज से मना कर दी, बोले नहीं करोगे आप कोई एक्सरसाइज। तो 7 दिन के बाद अभी मैं ग्वालियर में हूँ, दिखाने आया, अतुल साहब न्यूरो सर्जन है पुराने, तो उन्होंने कहा अभी 7 दिन आप एक्सरसाइज और नहीं करोगे। लेकिन अब इसमें क्या है, मेरे को 90% आराम तो है, लेकिन लेटने के बाद लहर इतनी तेज आती है 10-20 मिनट की, 3 से लेके 4 बजे के बीच में, फिर मैं उठ जाता हूँ, उठने के बाद खड़ा हो जाता हूँ, ठीक हो जाता है। ये क्या है? और गर्दन पे अब वो जो ट्यूब दिया उन्होंने गोली के साथ साथ, वो ट्यूब को गर्दन से लगा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन बस वो है कि वो लहर बंद नहीं हो रही। आप बोले 7 दिन का ट्रीटमेंट और लो आप, उसके बाद फिर योग कर सकते हो। अब बताओ आप क्या सलाह है इसके लिए? ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। खड़ा होने पे दर्द क्यों ठीक हो जाता है, मेरा प्रश्न बस ये है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ये हाँ, डॉक्टर मोहित जी का शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेटवर्क ठीक नहीं लग रहा है मुझे। जी कभी कभी रुक रुक के आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। खड़े होने पे ये दर्द मेरा ठीक क्यों हो जाता है, प्रश्न ये है। क्या रात में खड़ा हो जाऊं, मैं 3 बजे खड़ा ये रहूं अनु पूरा, या वज्रासन में बैठा रहूं तो ठीक रहता है, हाँ अनूप और सर लेटने के लिए आपका दर्द क्वेश्चन मेरा। तो समझ में आ गया। अनूप सर आपका क्वेश्चन समझ में आ गया है, लेकिन मोहित सर के नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये सोच रहा कि मेरी आवाज नहीं जा रही, नहीं ठीक नहीं है। आ रही है। नहीं नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आपका क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। मोहित सर शायद लीव कर चुके हैं अभी, दीप सर हाँ हाँ हाँ। ज्वाइन हुए।
तब तक अनुज जी आपका जो है ना, क्या कहते हैं, खड़े होने के लिए, मतलब जब आप खड़े होते हैं तो एकदम ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक, जादू की और तरह से ठीक होता है जितनी साहब, देर तक आप बिल्कुल। खड़े मैं रहते हैं उतनी देर वज्रासन तक में ठीक रहता तो है। ठीक होता है। अच्छा। वज्रासन में बैठा रहूं रात 3 बजे से उठ के सुबह तक, तो ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक। मतलब हाथ नीचे जी लग गया मोहित, ना, ठीक। जी जी अनूप सर, मोहित सर जुड़ चुके हैं। जी मोहित सर। हाँ सर। क्या ये सर दोहराने की जरूरत है कि उन्होंने सुना था? डॉक्टर मोहित, आप सुन पाए थे क्या इनकी बात? हाँ, मैं सुन पाया था। इन्होंने ये बता रहे थे कि जब ये लेटते हैं तब लहर आती है दर्द की, चलते रहें तो काफी कुछ इम्प्रूव रहता है। देखिए, उसमें अगर एक चीज पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है वो ये हो सकता है कि सर्वाइकल कंप्रेशन में कई बार ऐसा होता है कि जब मैं लेटता हूं तो मेरी पीछे की तरफ नसों पे दबाव बनता है। तो जब मैं लेटूंगा तो वो दबाव जब ज्यादा बन जाएगा, मेरी डिस्क पीछे की तरफ ज्यादा प्रोट्रूड करेगी, तो उन पे मुझे लहर हाथ में आएगी आएगी। जब मैं हाथ को ऊपर उठा लूंगा तो मेरा जो नर्व कंप्रेशन है वो थोड़ा सा रिलीज आउट हो जाता है, तो वो थोड़ा इजी रहेगा। या मैं बैठ गया तो मेरा जो कर्व है थोड़ा सा न्यूट्रल मेंटेन हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा इजी रहेगा। डॉक्टर जो मना करते हैं, जो आपके डॉक्टर साहब ने मना करा, वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है आपको अभी एक्यूट कंडीशन हो, एक्यूट चेंजेस आ रहे हो, जिसकी वजह से उन्होंने अभी आपको मना कर दिया कि अभी आप एक्सरसाइज ना करें। ठीक है, अभी कुछ दिन के लिए आप एक्सरसाइज मत करिए। बट आप ये मान के चलिए कि जब आपका पेन सेटल हो जाता है तो हमें जो भी मेरा नर्व कंप्रेशन है या जो भी मेरा नस पे दबाव आ रहा है उसे रिलीज आउट करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रहता है, वो है एक्सरसाइजेस या योग। कोई और तरीका नहीं है, कोई मेडिकेशन उसे रिलीज आउट नहीं कर सकता। जो हमारी दवाइयां हैं वो हमें एक सपोर्टिव मेजर की तरह काम करती हैं कि जो मुझे एक्यूट पेन है मैं उसे सेटल कर सकूं, या जो मुझे अगर नर्व कंप्रेस हो रही है उसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम उसे कम कर सकें। बाकी एट द एंड जो मैकेनिक्स प्रॉब्लम है वो सिर्फ हमारी एक्सरसाइज और पोस्चर करेक्शन से ही सही हो पाएगी, और कोई तरीका नहीं। और अगर मेरे सिम्टम्स ज्यादा हैं तो फिर तो मैंने आपको बताया कि फिर उस केस में हमें सर्जन की सलाह माननी ही पड़ेगी। थैंक यू। देवेंद्र नेगी जी, आप अपना क्वेश्चन करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, काफ़ी कुछ सब कुछ लगभग कवर करा दिया। पर एक थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम रहती है कि मैं हाई बीपी का पेशेंट हूँ, और मैं जो है बीटा ब्लॉकर्स वगैरह काफ़ी हैवी डोज लेता था पहले। तो मेरे को लेने से जो सेम जो हाथ वाली प्रॉब्लम है ना, यहाँ से मेरे पीछे, यहाँ पर इस हाथ में, यहाँ पर बड़ा दर्द होता था एकदम। तो अच्छा। परेशान हो गया कि भाई क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। फिर वो मुझे लगा कि ये जो बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दवाइयाँ जो मैं खाता हूँ, बीटा ब्लॉकर्स, हार्ट की दवाइयाँ या ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ, तो इन ये दर्द होता है यहाँ, ऐसे लगता मुझे महसूस हुआ। तो मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, और मैं काफ़ी परेशान रहा वैसे तो। फिर कुछ खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज किया। फिर ऐसे नेचुरल परहेज करके मैं गर्मियों के टाइम पर मेरे को जो है मैं ठीक हो गया। मैंने दवाइयाँ बिल्कुल जीरो कर दी थी अपने आप, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ली करके, जबकि मैं एलोपैथिक दवाई खा रहा था। ये गर्मियों में बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ी तो मैंने सारे प्रिकॉशन लिए जो मैं गर्मियों में लेता था, लेकिन फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। अच्छा। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने बीपी खानी शुरू कर दी। वो कभी कभी फिर मेरे को झटका दिखाने लगता है कि ये बीटा ब्लॉकर्स खाने से। तो अगर जो मैं बीटा ब्लॉकर्स खाता हूँ तो मेरा ये दर्द होता है, वो नहीं खाता हूँ तो बीपी हाई होता है। तो मैं बड़ा उसमें बता बैलेंस। दूं। धीरे धीरे करके मेरा जो सांस भी है ना वो भी फूलने लग गया कमजोरी से। तो मैं थोड़ा मतलब परेशान सा रहता हूँ कि ये हो क्या रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है तो इसको छोड़ के वो बताऊं। हो जा रहा है, हो जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा। बीटा ब्लॉकर्स की तो अभी ऐसी कोई रिसर्च मैंने नहीं देखी। बीटा ब्लॉकर्स की तो ऐसी कोई रिसर्च मैंने नहीं देखी, बट शुगर की जो दवाई होती है जिसमें मेटफॉर्मिन होता है, उनका बेसिकली एक इम्पैक्ट होता है कि वो प्रोलॉन्ग्ड यूज में, जब हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज चल रहा है, तो हमारी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वो थोड़ी थोड़ी करता है, वो बॉडी से एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12। बीटा ब्लॉकर से अभी तक ऐसा मैंने देखा नहीं, बट पॉसिबल हो सकता है कि उसका भी इम्पैक्ट यही रहता हो कि वो बीटा ब्लॉकर्स भी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो। अब जब विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो आपकी नर्व के लिए फूड है, वो एक तरीके से खाना है आपकी नसों के लिए, और कोई विटामिन आपकी नसों पे काम नहीं करता, सिर्फ विटामिन B12 करता है। अब जब वो आपकी बॉडी से डिप्लीट होता जाएगा तो इस तरीके के झंझनाहट वाले सिम्टम हैं, करंट सा दौड़ना है,
चींटी चलनी है, सुनपन आ रहा है, उस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर का तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट हाँ डायबिटीज की जो दवाई है जिसमें मेटफॉर्मिन ज्यादा होता है, और मेटफॉर्मिन अगर आप प्रोलॉन्ग यूज करोगे तो उसमें ये सिम्टम्स आते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको B12 डेफिशिएंसी हो, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जनरली लोगों को कमर दर्द जिनका देखा जाता है, कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल है, उन्हें B12 डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलती है। तो जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होगी तो वो सिम्टम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। वो एग्जैक्टली कॉज नहीं कहूंगा मैं उसे कि सिर्फ वही एक कॉज है, बट वो आपके सिम्टम्स को बढ़ा देगा, तो उसको भी कंप्लीट करना जरूरी, उसको भी मैनेज करना जरूरी। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। पंत जी एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ हाँ डॉक्टर केसी जी, हाँ बताइए वर्मा जी। हम पंत जी हो गए, हम आपसे मिल गए। थोड़ी सी आवाज कम आ रही है सर आपकी। मैं देखता हूँ क्या कारण है आवाज कम होने का। नहीं आ रही है आवाज। हाँ कोई बात नहीं, आ रही है बोलिए। ना? मैं डॉक्टर साहब से दो बातें जानना चाह रहा हूँ कि जैसे और बहुत देखे हैं, तो मैं कई दशकों से देख रहा हूँ कि क्यों ज्यादातर लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही है और मसल्स कमजोर हो रही हैं, जिनके कारण ये डिफॉर्मिटी पैदा हो रही है। कई केसेस में तो ऐसा भी डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि हड्डियां डी शेप हो गई, मुड़ जाती हड्डियां। तो हड्डियां मुड़ने का क्या कारण है, और स्ट्रक्चर में जो कि बोन और मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इतनी कमजोरी क्यों आ गई? प्लीज एक्सप्लेन। देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ समय में कोविड के बाद से, इनफैक्ट समझिए आप बात को, मैंने भी कुछ केसेस बहुत ज्यादा इस तरीके के देखे हैं, खासतौर से बच्चे, यंग बच्चे, जिनकी हड्डियां जो है वो डिफॉर्म्ड हो रही। अब जनरली जो अब स्टडी करी गई तो जो कारण मिलता है वो बेसिकली कारण क्या मिलता है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी जो बोन की ग्रोथ है वो उतनी ही अच्छी होती। अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दूं, चाहे वो मेरा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मैं स्विमिंग हो, चाहे योगा हो, चाहे जिम हो, चाहे सिंपल वॉक हो, साइकिलिंग हो, अगर मैं वो एक्टिविटी नहीं करता हूं तो मेरी बोन ग्रोथ जो है वो नहीं होती। और बोन के दोनों एंड्स पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, बोन हमेशा दोनों एंड्स की ग्रोथ प्लेट की तरफ बढ़ती है। अब जब बोन एंड्स की ग्रोथ प्लेट पे ग्रोथ नहीं होगी तो वो क्या होगा कि वो जिस डायरेक्शन में उसे जगह मिलेगी वो उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो जाएगी। जनरली बच्चों में या यंग एजड में, यंग अडल्ट्स में क्या हुआ कि जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई और फिजिकल एक्टिविटी की कमी हुई, जब हम योगा हुआ तो लोगों ने घर पे रहे ना, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करी, बेड पे बैठे रहे, गलत खान पान रहा, एक्सरसाइज करी नहीं, धूप का सेवन ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं था हम लोगों का, तो वो डिफॉर्म्ड स्टेट में आते थे। अगर हम मैच्योर एडल्ट्स में बात करें, जो मैच्योर एडल्ट्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, जब मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हो रहा है, एज ज्यादा हो रही है, मेरी नी डिजनरेट हो रहे हैं, तो हमारी जो वेट की बियरिंग लाइन होती है बॉडी की, वो घुटनों के और कमर के अंदर की साइड से निकलती है। तो जो हमारा वेट बियरिंग होगा वो अंदर की तरफ से होगा। अब अगर मुझे मेरा खान पान अच्छा नहीं है, मेरी एक्सरसाइजेज अच्छी नहीं है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो जो मेरी ग्रोइंग वेट बेयरिंग लाइंस हैं वो डिफॉर्म्ड शेप में नीचे की तरफ जाएंगी, और वेट जो है वो मुझे जहां एक्चुअली पढ़ना चाहिए जॉइंट्स पे, उसकी जगह गलत जगह पे पड़ेगा, जिसकी वजह से वो शेप जो है वो गलत होती जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मैच्योर एडल्ट्स होते हैं उनके घुटने थोड़े इस तरीके से डिफॉर्म्ड होने शुरू हो जाते हैं। जो नॉर्मल हाइट यंग एज में थी उनकी उस हाइट के हिसाब से थोड़ी हाइट कम हो जाएगी, वो थोड़ा सा नीचे बैंड की तरफ हो जाएगी। वो इसी वजह से है कि वो जो वेट बेयरिंग लाइंस है वो गलत डायरेक्शन में पड़नी शुरू हो जाती है। और बच्चों में और यंग एडल्ट्स में वो बेसिकली लैक ऑफ डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। बेसिकली डेफिशिएंसी जितनी भी होंगी, चाहे वो विटामिन डी की हो, विटामिन B12 की हो, वो आपको कमी करेगी। तो हमें आप सारी चीजें मिला के काम करना है, खान पान भी प्रॉपर होना चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी रेगुलर अपना रूटीन का पार्ट बनानी चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी और किसी भी फॉर्म में वो रखना, पोस्चर करेक्ट करना। ऐसा इसमें आपने बताया खान पान। अब इस खान पान को जरा एक्सप्लेन करें सर, खान पान क्या अच्छा होगा, क्या खाएं क्या ना खाएं? हम डॉक्टरों सर की देखिए, सलाह मानते हैं, डॉक्टर सुनो एक मिनट प्लीज, डॉक्टर हमें कैल्शियम खिलाते हैं कि बोन कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम खा लीजिए, और उसके बावजूद भी कैल्शियम बोन में नहीं जाता है, बोन सपर से लोग तकलीफ पाते हैं, कैल्शियम बोन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस खान पान को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें तो आपकी अत्यंत सर मेहरबानी देखिए, होगी।
सबसे सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेडिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब मैं अपनी डाइट से वो चीजें कवर नहीं कर पा रहा। अगर मैं अपनी डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहा हूँ, अपनी डाइट में मैं विटामिन डी मेरी प्रोसेस नहीं है, तो मुझे फिर सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब सप्लीमेंट्स जो है, दीज आर ऑल जो जनरली मार्केट में मिलते हैं, या तो वो केमिकल बेस्ड हैं, तो उनका जो डिपोजिशन लेवल होता है और जो नॉर्मल हम फूड से ले रहे हैं उनका जो डिपोजिशन लेवल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं कि खान पान में क्या है। मुझे कैल्शियम के लिए अगर मैं दूध दही ले रहा हूँ, रेगुलर चलता है मेरा, तो मैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स को कुछ दिन लेके फिर चाहे बंद कर सकता हूँ। बट आज की डेट में ना तो आपको ऐसे मिलेगा, बच्चों का जो दूध का इंटेक है वो भी कम है, ठीक है, दही भी बच्चे कम लेते हैं, दही अगर नहीं ले रहे हैं छाछ ले लीजिए, वो भी नहीं ले रहे हैं, तो फिर मुझे कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सन एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर मुझे बहुत जरूरी है, जो हमारा बच्चों का, हम लोगों का सबका मिस हो जाता है। वो हमें अर्ली मॉर्निंग में चाहिए, वो हम नहीं ले पाते हैं। हम लोग अपने घर के गृहस्थी के काम में, ऑफिस की तैयारी में, बच्चे अपने स्कूल में, उसमें निकल जाते हैं, तो हमारा सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कम रहेगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी तो जो मेरा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा। ये बात रही आपकी बोन्स की और कैल्शियम। अब मसल्स के वीक होने का कारण क्या है कि हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन नहीं होता था। एक आम आदमी को 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि मैं अगर 80 किलो का हूं तो मुझे कम से कम 64 ग्राम प्रोटीन डेली का चाहिए, जो मैं अपनी डेली नॉर्मल एक्टिविटीज में कर सकूं। अगर मैं प्रोटीन नहीं लूंगा, मेरा प्रोटीन का क्वांटिटी मेरी कंप्लीट नहीं होगी, तो क्या होगा कि मैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाऊंगा, शुगर्स ज्यादा खाऊंगा, वो चीजें ज्यादा खाऊंगा जिनसे मेरा कार्बोहाइड्रेट लेवल बढ़ता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट जब एक्सेस हो जाता है तो वो प्रोटीन में कन्वर्ट होने की जगह फैट में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए मैं वो फुलफुलपन बढ़ेगा, ना कि मेरी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मसल स्ट्रेंथ के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन किस फॉर्म में ले सकते हैं मैं? अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो मुझे पनीर है, सोयाबीन है, स्प्राउट्स है, दाल है, मखाने हैं, ये सब मैं ले सकता हूँ। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो एग भी ले सकता हूँ, चिकन भी ले सकता हूँ। तो मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मेरी थोड़ी सी कवर हो, मैं रेगुलर एक्सरसाइजेस करूं, तो मैं अपनी बोन और मसल स्ट्रेंथ दोनों को मेंटेन करूं। सर एक बात और पूछनी है ताकि मैं अपने धारणा को बदल लूं, और वो बात ये है कि अभी रिसर्च हुई जिसमें दूध जो हम पीते हैं, आपने दूध की बात कही कि दूध से जो है बोन स्ट्रॉन्ग होगी और उसकी कमी के कारण बोन्स में कमजोरी आ जाती है। तो अब ये एक स्टडी हुई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि दूध जब हमारे शरीर में पचता है तो उसका रेजिड्यू के रूप में सल्फर रह जाता है, बाई प्रोडक्ट है सल्फर। और उस सल्फर को न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचती है ताकि उस विषैले पदार्थ को शरीर से बाहर फेंक दें। तो क्या ये बात सच है कि हमें दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इस तो तरफ देखिए से तो दूध जो है हमारी हड्डियों को कमजोर कर रहा है। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आइडियली देखिए, दूध हमें कैल्शियम इंटेक के लिए दूध एक्सेस ना लेके, दूध के जो बाई प्रोडक्ट्स है वो हमें ज्यादा लेने चाहिए। अब बाई प्रोडक्ट्स में चाहे वो कर्ड हो, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो पनीर हो, ऐसा दूध ना लें, क्योंकि दूध से कई बार ऐसा भी देखा गया है, जो आपने रिसर्च बताई, पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने अभी नहीं पढ़ी है इस तरीके से, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो सल्फर बाई प्रोडक्ट रह जाता हो और वो आपका कैल्शियम खींचता हो। दूसरे, दूध में क्या है कि सर, दूध में लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों को हो जाती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस होने से क्या है कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन एक्चुअली दूध का होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जो हमें कैल्शियम उससे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। उसकी बजाय हमारी जो गट हेल्थ है, स्टमक हेल्थ है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसमें गलत बैक्टीरिया डेवलप होंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस होगी, और हमें पेट की परेशानी, लूज मोशन, गैस बनना, वो सब सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो दूध एज सच डायरेक्ट फॉर्म में ना लेके, अगर मैं कर्ड की फॉर्म में ले लूं, छाछ ले लूं, पनीर ले लूं, उस ज्यादा बेटर। रेखा जी, आप अपनी बात कर लें। रेखा जी सुन रहे हैं? हाँ हाँ डॉक्टर, 3 साल पहले जब मैंने एक बेल बजाने को एक छोटे बच्चे को ऊपर उठाया था, उसका हाथ नहीं पहुंचता बोल के और थोड़ा ऊपर करे तो दोनों गिर गए। मतलब तब फ्रैक्चर तो नहीं हो गया,
स्लाइट एक 1 मंथ में ठीक हो गया। मगर उसके पहले जो है मैं पार्क में जाके नीचे बैठ के योगा करती थी। तो क्या अभी मैं वैसा ट्राई कर सकती हूँ नीचे बैठ के योगा करने का? मैम ये कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए। हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। देखिए परेशानी नहीं, हाँ। कोई भी हाँ, एक्टिविटी आपको अच्छा। खुद बताएगी, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी क्या मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। कोई भी डॉक्टर के कहने से या किसी और के कहने से आप अपनी एक्टिविटीज मत रोकिए, आप करके देखिए, आपकी मसल्स बताएंगे क्या ये मेरे लिए फिजिबल है या नहीं। अगर आपको एक्सट्रीम पेन नहीं है, आपको लगता है कि हाँ मेरी मसल्स बियर कर पा रही हैं उस लोड को, तो मैं उस एक्टिविटी को कर सकता हूँ। बट ध्यान बस ये रखना है, जो मैंने प्रिकॉशन बताए, कि गलत वे में हम उस एक्टिविटी को ना करें। भाई मैं ज्यादा आगे झुकूं नहीं, ज्यादा पालती ना मारूं, अपने पोस्चर्स का थोड़ा ध्यान रखूं, बस उस चीज का ध्यान रखिए। बाकी आप एक्टिविटी करके देखिए, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो कर सकते हैं। काफी टाइम हो गया। तो दीप जी अब इसको जो हम डॉक्टर समापन साहब। की ओर ले जाते हैं। जी। दीप जी जो चर्चा हुई थी आज, डॉक्टर साहब का जो सत्र है बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इसमें जो कई तरह के पेन्स हैं, तो आज बात थी खासतौर से जो नेक पेन है, जो शोल्डर पेन है, तो ये भी चर्चा थी कि जॉइंट्स पेन के बारे में भी अलग सेशन हो सकता है, लेग्स पेन के बारे में भी अलग सेशन हो सकता है। और आज आपको आमंत्रित करने का एक विशेष उद्देश्य था कि हमारे कर्नल साहब और अनूप जी जो है इस पेन से इस समय प्रभावित हैं, तो हम चाहते थे कि आपकी भी चर्चा हो जाए। और मुझे लगता है कि सत्र में अगर कोई कम मतलब पूरी आप अपनी बात नहीं रख पाए हैं, तो बाद में भी आप दीप जी से आप उनका नंबर ले लें और आप दोनों जरूर जो भी अगर कुछ गाइडेंस होगी, अगर डॉक्टर साहब समय दे सकेंगे फोन पर बात कर सकेंगे तो आप बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब को भी हम चाहेंगे, डॉक्टर बिल्कुल साहब आप की लोग इतनी अच्छी जानकारी है कि फिर कोई और सत्र भी, क्योंकि ये विषय अपने आप में पेन का इतना महत्वपूर्ण विषय है, और आज तो जैसे प्रेजेंटेशन भी थी, थोड़ा समय भी रह गया था, तो डॉक्टर साहब इतने विस्तार से और इतना अच्छा बता रहे हैं, तो और भी सत्र हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब लें। और एक बार मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले हम अनम्यूट करके तालियों के साथ डॉक्टर साहब का धन्यवाद दे दें। थैंक्स। जी अब हम म्यूट कर सकते हैं, उसके बाद पंच जी शांति पाठ करा दीजिएगा। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, डॉक्टर साहब प्लीज। नहीं, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि हम लोगों के लिए एक आज का मैसेज ये होना चाहिए, जो टेक अवे मैसेज हो, कि भाई मैं अपने आसपास लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करूं कि भाई अगर मुझे कोई भी परेशानी है तो मैं भ्रांतियों में ना फंसूं कि उसने ऐसा कह दिया, ऐसा कर लीजिए, उसने ऐसा कह दिया। आपकी बॉडी खुद गाइड करती है, वो आपकी सबसे अच्छी टीचर है, वो आपको बताएगी कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरे, चीजों को लिमिट मत करिए, कम कर दीजिए, बट उन्हें थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखें, और अपना एक्सरसाइज अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाए। थैंक बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू धन्यवाद। डॉक्टर। यही हम भी चाहते थे कि एक्चुअली मैं स्वयं, हम लोग खुद के डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर तो हम खुद के होते हैं, लेकिन कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर आज का प्रोग्राम किया। एक्चुअली मैं, मुझे किसी और डॉक्टर से था, कल ही मेरे सर से बात हुई थी, तो अचानक में तो हो गई बात। तो बहुत अच्छा लगा। और इंदिरापुरम में नज़दीक में ही रहते हैं, तो मैं सर आपके यहाँ पर विजिट भी करूँगा। और बिल्कुल। आपसे कभी और भी हम बीच में कोई सत्र लेंगे। तो प्रोग्राम को समापन करने से पहले हम एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें, और एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे सभी मेरे साथ। ओम का उच्चारण ओ और मौ। ओ और मौ में 2 और 1 का अनुपात रहेगा। भरें गहरा लंबा सांस। ओम द्यौ शांति
अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। आपका चित्त शांत, मन शांत, आपके चारों ओर का वातावरण शांत, प्रकृति शांत। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें और प्रभु का धन्यवाद करें। आपस में दोनों हाथों का घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं और धीरे धीरे अंगुलियों से आंखों को सहलाते हुए अपनी आंखें खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर